This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है जी प्रॉक्सीज। प्रॉक्सी का वन वर्ड मीनिंग अगर आपको बताऊं जरा सिंपल वर्ड में, सिर्फ मफहूम समझाने के लिए, तो नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट। अगर एक कंपनी का मेंबर जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए किसी भी वजह से खुद ना आ सकता हो तो वो अपना नुमाइंदा भी अपॉइंट कर सकता है, ताकि वो नुमाइंदा, वो रिप्रेजेंटेटिव उस मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड कर सके। तो उसको प्रॉक्सी कहते हैं। तो चूंकि मफहूम आपको बता चुका हूं, अब आइंदा यही वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, प्रॉक्सी। तो जो मेंबर कंपनी का खुद एंटाइटल्ड है कंपनी की जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए और वोट कास्ट करने के लिए, तो लॉ ने उस मेंबर को ये राइट दिया है कि वो किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज हिज प्रॉक्सी, ताकि वो प्रॉक्सी एक्सरसाइज कर सके ऑल और एनी ऑफ हिज राइट्स। कौन कौन से वाले? मीटिंग अटेंड करने का राइट, मीटिंग में अपनी राय का इजहार करने का राइट, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू स्पीक, और फिर जब रेजोल्यूशन वगैरह पेश की जाए तो उस पे वोट देने का राइट। तो जैसे ये राइट्स मेंबर को अवेलेबल हैं, वैसे ये राइट्स प्रॉक्सी को भी अवेलेबल हैं कि मेंबर के बिहाफ पे जो प्रॉक्सी है वो ये तमाम राइट्स या इनमें से कोई भी राइट एक्सरसाइज कर सकता है। अच्छा, इसके बाद है कि जो प्रॉक्सी की अपॉइंटमेंट है, कानून ने इजाजत नहीं दी इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो इस कंपनी के मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करने की इजाजत नहीं है, अनलेस के इस कंपनी के आर्टिकल्स में अगर ये लिख दिया गया हो कि इस कंपनी का मेंबर भी प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा, इस कंपनी का मेंबर भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, तो फिर उस सूरत में प्रॉक्सी की अपॉइंटमेंट हो सकती है। और अगर आर्टिकल्स इस मामले के बारे में खामोश हैं तो फिर प्रॉक्सी की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। फिर है कि मोर देन वन प्रॉक्सी फॉर वन मीटिंग। देखिए, एक मीटिंग अटेंड करने के लिए एक मेंबर एक ही बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। तो एक से ज्यादा अफराद को एक मीटिंग अटेंड करने के लिए प्रॉक्सी अपॉइंट करने की इजाजत नहीं है। और अगर एक मेंबर ने एक से ज्यादा अफराद को प्रॉक्सी अपॉइंट किया और एक से ज्यादा जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रॉक्सी हैं वो कंपनी को डिपॉजिट करवाए। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद हम इसके ऊपर पहुंचने वाले हैं। बहरहाल अभी ये जुमला याद रख लें कि अगर एक मेंबर ने एक से ज्यादा पर्सन्स को प्रॉक्सी अपॉइंट किया या एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रॉक्सी कंपनी को डिपॉजिट करवाया, तो ये तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रॉक्सी, ये फिर इनवैलिड तस्वुर किए जाएंगे और रिगार्ड किए जाएंगे। अब आ जाते हैं कि प्रॉक्सी किस पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। तो हमारा लॉ तो ये कहता है कि प्रॉक्सी मस्ट बी अ मेंबर। खुद प्रॉक्सी का भी इस कंपनी का मेंबर होना जरूरी है, अनलेस के कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये इजाजत दी गई हो कि एक नॉन मेंबर को भी प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा सकता है। तो अगर आर्टिकल्स के तहत ये इजाजत हो तो उस केस में तो नॉन मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। फिर है नोटिस अकम्पनीड बाय प्रॉक्सी फॉर्म। जैसे कि हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जनरल मीटिंग का नोटिस सेंड करना होता है तमाम एंटाइटल्ड मेंबर्स को। तो उसी नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ, उसी नोटिस ऑफ मीटिंग में वाज़े तौर पे मेंबर के
राइट के बारे में ये लिखा जाएगा कि जी मेंबर मतलब जो मीटिंग अटेंड करने का इंटाइटल्ड है वो मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करने का भी राइट रखता है। तो नोटिस में ये प्रोमिनेंटली बात लिखी हुई होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए कि मेंबर का ये भी राइट है कि वो अगर चाहे तो प्रॉक्सी भी अपॉइंट करके उसको भी भेज सकता है मीटिंग अटेंड करने के लिए और दीगर राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए। और फिर ना सिर्फ ये कि नोटिस में ये बात लिख दी जाए बल्कि ये भी मेंशन किया जाए कि वो जो प्रॉक्सी है वो ना सिर्फ मीटिंग अटेंड कर सकता है बल्कि मीटिंग में अपनी राय का इजहार कर सकता है, बल्कि मीटिंग में जब रेजोल्यूशन वगैरह पेश की जाए तो उस पर वोट भी दे सकता है। ठीक हो गया, वोट बाय पोल वो दे सकता है। और फिर इस नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ एक ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म भी अटैच्ड होना चाहिए ताकि अगर कोई मेंबर मीटिंग खुद ना अटेंड कर सके और वो अपनी जगह पे किसी और को प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहे तो उस प्रॉक्सी फॉर्म को फिल करके तो कंपनी को डिपॉजिट करवा दे वो। अब आ जाते हैं प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो अभी अभी प्रॉक्सी फॉर्म के वर्ड आपने पढ़े हैं तो इसी से मुतालिक ये देखिए अब ये आ गया प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट। तो वो जो फॉर्म है प्रॉक्सी प्रॉक्सी फॉर्म प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हमने प्रॉक्सी अपॉइंट करना है जिस फॉर्म को फिल करके, एक तो ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा जो मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है उसके इसके ऊपर दस्तखत होने चाहिए। या फिर अगर वो अपॉइंटर किसी को अपना अटर्नी अपॉइंट कर दे, अटर्नी मतलब एजेंट अगर अपना अपॉइंट कर दे और वो भी जुबानी नहीं बल्कि इन राइटिंग, तो फिर वो अटर्नी वो एजेंट भी उस अपॉइंटर मतलब उस मेंबर के बिहाफ पे आगे किसी बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। और अगर अपॉइंटर बॉडी कॉर्पोरेट हो मतलब खुद कंपनी हो, तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर है, जैसे कंपनी ए के पास शेयर्स हैं कंपनी बी में और इस कंपनी बी की जनरल मीटिंग होने जा रही है जिसमें कि यकीनन तमाम एंटाइटल्ड मेंबर्स शरीक होंगे जो कि ज्यादातर ऑब्वियसली नेचुरल पर्संस होंगे। लेकिन अगर कंपनी ए भी मेंबर है और ये एंटाइटल्ड भी है, अब कंपनी ए आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन खुद तो ये चल के जा नहीं सकती मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो कंपनी ए के बिहाफ पे किसी बंदे को कंपनी ए का प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा सकता है और फिर उसका जो प्रॉक्सी फॉर्म है दैट should be signed by an officer of the company or an attorney duly authorized by the company. इसके बाद है कि जो इंस्ट्रूमेंट है मतलब ये डॉक्यूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी, अगर तो ये प्रॉक्सी फॉर्म जो एक मेंबर ने फिल करके कंपनी को भेज दिया है कि जी मैं तो नहीं आ रहा, मैंने ये बंदा प्रॉक्सी अपॉइंट कर दी जिसका के नाम इसमें लिखा हुआ है, अगर वो प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट शेड्यूल के टेबल ए में दिए गए फॉर्म के एन मुताबिक है, जो मॉडल फॉर्म वहां पे दिया हुआ है टेबल ए में, अगर उसके बिल्कुल एन मुताबिक था वो वाला प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट फॉर्म वो प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट मुस्तरद नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्शन कोई एतराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वो कानून में दिए गए फॉर्मेट के एन मुताबिक है
तो कानून का दर्जा ज्यादा बड़ा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की निस्बत। तो अगर टेबल ए में दिए गए फॉर्मेट के मुताबिक है वो, तो फिर ये वाला जो प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट है ये फिर रद्द नहीं हो सकता इस बुनियाद पे, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। जी जरा बता दें, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं? अब तक जो डिस्कशन हमने की है जी, बाकी लोग भी बताएं जरा। यस सर, जी सर, और शाबाश, कम ऑन। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें जी, उन्होंने कहा जी लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। लें जी लास्ट वाला, ये लें। ओके, अरे लास्ट वाला बस। अच्छा ओके, देखिए मैंने कहा कि ये जो हमारा कंपनीज एक्ट है, इसके फर्स्ट शेड्यूल के टेबल ए में ना एक फॉर्म दिया हुआ है, मॉडल फॉर्म कह लें, जो कि प्रॉक्सी फॉर्म है। तो अगर एक मेंबर ने बिल्कुल उसी फॉर्म, उसी फॉर्मेट वाला जो प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट है वो फिल करके भेज दिया, तो अब कंपनी इस भेजे हुए प्रॉक्सी फॉर्म के ऊपर ये ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकती कि जी आपकी तरफ से जो भेजा गया, आपकी तरफ से जो रिसीव हुआ प्रॉक्सी फॉर्म है, ये हमारे आर्टिकल्स की फुला रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करता। अरे बाबा, आर्टिकल्स का दर्जा, आर्टिकल्स में लिखे हुए रूल्स का दर्जा कम है कंपनीज एक्ट में लिखे हुए रूल्स की निस्बत। जी सरमत आप बताइएगा। ओके, बता दें यार, आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ। क्लियर है, चले ठीक है, ओके। आगे जी, टाइम लिमिट। तो ये जो प्रॉक्सी फॉर्म्स हैं ये कब तक कंपनी को रिसीव हो जाने चाहिए उन मेंबर्स की जानिब से कि जो खुद नहीं आ रहे बल्कि जिन्होंने प्रॉक्सीज अपॉइंट किए। तो ये जो प्रॉक्सीज हैं, ये जो प्रॉक्सी फॉर्म्स हैं, ये जो जनरल मीटिंग होल्ड करने की जो टाइम मुकर्रर किया गया था, उस टाइम से कम 48 घंटे पहले कंपनी को ये रिसीव हो जाने चाहिए, नॉट लेटर देन 48 आवर्स। ठीक है, तो कम से कम 48 घंटे पहले, बिफोर द टाइम फॉर होल्डिंग अ मीटिंग, जो है ये प्रॉक्सीज जो हैं, प्रॉक्सी फॉर्म्स जो हैं फिल किए हुए कंपनी को लॉन्च मतलब डिपॉजिट हो जाने से। और फर्ज करें अगर इसके कॉन्ट्ररी, अगर इस प्रोविजन के ऑपोजिट, अगेंस्ट कोई प्रोविजन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है, तो वो प्रोविजन वॉइड कंसीडर की जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ये लिखा हुआ है आर्टिकल्स में कि जी कम से कम 24 घंटे पहले, तो ये तो सीधी सीधी लॉ की वायलेशन है। तो ये अगर लिखा भी हुआ है ये वाली प्रोविजन आर्टिकल्स में, तो ये फिर वॉइड मानी जाएगी। और इसी में आगे एक वजाहत की गई है कि ये जो 48 आवर्स का पीरियड है, इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई बीच में नॉन वर्किंग डे आ जाता है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे बीच में कुछ संडे आ गया या पब्लिक हॉलीडे आ गई, तो उसको फिर इसमें काउंट नहीं करेंगे। जी बता देंगे, समझ आ गया जी पॉइंट, टाइम लिमिट वाला भी। शाबाश, जरा जिस तरह अभी आपने सबने रिस्पॉन्ड किया, अब फिर रिस्पॉन्ड कर दें। बहुत शुक्रिया। आगे चलें, राइट्स ऑफ प्रॉक्सी। तो कहते हैं ना सिर्फ मेंबर्स, बल्कि अगर मेंबर्स में से किसी ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया हुआ है या एक से ज्यादा मेंबर्स ने प्रॉक्सीज अपॉइंट किए हुए हैं, तो उन प्रॉक्सीज का भी ये हक है कि वो जनरल मीटिंग में ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका ये हक है, वो ये काम कर सकते हैं। नंबर 1, पोल डिमांड कर सकते हैं ऑन एनी क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से मुराद हम टिपिकली सवाल नहीं मुराद लेंगे, बल्कि इससे मुराद हम ले सकते हैं कोई मैटर, कोई मामला, कोई टॉपिक। तो मीटिंग के दौरान किसी मैटर के बारे में पोल डिमांड अगर किया जाना था, तो ना सिर्फ मेंबर्स पोल डिमांड कर सकते हैं बल्कि प्रॉक्सीज भी पोल डिमांड कर सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको कल का लेक्चर नहीं भूला होगा जिसमें पोल डिमांड करने के मेंबर्स के पास कितनी परसेंटेज होनी चाहिए
वोटिंग पावर की, वो कल बताई थी आप, तो वो परसेंटेज होना जरूरी है। शाबाश, वेरी गुड। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो एक तो ये राइट है, और दूसरा है कि अगर मैटर, मीटिंग के सामने कोई मैटर अंडर कंसिडरेशन था, ये बिफोर द मीटिंग, इन अल्फाज का मतलब ये नहीं है मीटिंग से पहले। बिफोर द मीटिंग के अल्फाज का मतलब है मीटिंग के सामने, मीटिंग के दौरान, मेंबर्स के सामने। अगर कोई एक सवाल जेर बहस था, कोई एक मैटर अंडर कंसिडरेशन था, इन विच पोल इज डिमांडेड, तो अगर मेंबर खुद चाहे तो खुद भी, और अगर प्रॉक्सी चाहे तो प्रॉक्सी भी एब्सटेन भी कर सकता है फ्रॉम वोटिंग। उस मामले के बारे में वोटिंग देने से गुरेज भी कर सकता है। मतलब लाजमी नहीं कि आपने जरूर वोट देना है, एब्सटेन भी किया जा सकता है, या नॉट टू एक्सरसाइज देयर फुल वोटिंग राइट। अगर आप अपने फुल वोटिंग राइट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वो भी कानून आपको हक देता है कि ना करें आप अपने फुल वोटिंग राइट्स, ठीक है। और अगर ये जो पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, इनके ऑपोजिट, इनके कॉन्ट्ररी कोई बात, कोई प्रोविजन आर्टिकल्स में लिखी हुई है, तो वो प्रोविजन वॉइड कंसिडर की जाएगी। ठीक है जी बच्चों। अच्छा, इसके बाद है इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म्स। तो जिन जिन मेंबर्स की जानिब से प्रॉक्सी फॉर्म्स फिल करके कंपनी को भेज दिए गए हैं, तो वो प्रॉक्सी फॉर्म्स अब आए हुए ना कंपनी के पास, तो अब हर मेंबर का ये राइट है, ऑब्वियसली जो वहां पे आया वो मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो हर वो मेंबर के जो मीटिंग अटेंड करने और मीटिंग में वोट कास्ट करने का एंटाइटल है, उसको कानून ने ये हक दिया है, राइट दिया है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ऑफ द कंपनी ऑल प्रॉक्सीज जो कि डिपॉजिट करवाई गई थी कंपनी को, ठीक है। इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एट मीटिंग्स। यहाँ पे जो वर्ड रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब है नुमाइंदगी, ये जो लफ्ज रिप्रेजेंटेशन है। और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। और अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कंपनी, हालांकि बॉडी कॉर्पोरेट की मुकम्मल तारीफ आपने कंपनी लॉ के आगाज में ही पढ़ रखी है। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे नुमाइंदगी, और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई कंपनी। तो बॉडी कॉर्पोरेट एज अ मेंबर मतलब ये कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर है, फर्ज करें एक कंपनी बी है, ठीक है, तो इसके बहुत से मेंबर्स होंगे, बहुत से शेयर होल्डर्स होंगे, और ज्यादातर नेचुरल पर्सन होंगे। तो अगर कंपनी बी के शेयर होल्डर्स में, कंपनी बी के मेंबर्स में एक मेंबर कंपनी ए भी है, ठीक है, तो अब अगर कंपनी बी की जनरल मीटिंग होने जा रही है, तो इस कंपनी बी की जनरल मीटिंग में शिरकत करेंगे तमाम एंटाइटल्ड मेंबर्स जो मीटिंग में शरीक होने के एंटाइटल्ड हैं, वोट कास्ट करने के एंटाइटल्ड हैं। तो अगर कंपनी ए बी के पास भी एंटाइटलमेंट है मीटिंग में शिरकत करने की और वोट कास्ट करने की, क्योंकि इसके पास इस कदर शेयर होल्डिंग है, तो अब कंपनी ए खुद तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कानून ने इस कंपनी ए को इख्तियार दिया है कि ये कंपनी ए किसी नेचुरल पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है। तो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने के लिए यहाँ पे एक लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना जरूरी है कि कंपनी ए की बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास की जाए, या जो भी इस कंपनी की गवर्निंग बॉडी है उसकी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास की जाए, और इस तरह फिर किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जा सकता है एज रिप्रेजेंटेटिव एट एनी मीटिंग ऑफ दैट अदर कंपनी। जैसे कि हम अपनी मिसाल में कह रहे हैं कंपनी बी की मीटिंग अटेंड करने के लिए, और फिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है जिस इंडिविजुअल को, ठीक है, जिसको ऑथोराइज किया गया है जिस इंडिविजुअल को कि ये
जाके कंपनी बी की मीटिंग अटेंड कर सकता है। तो ये इंडिविजुअल, ये रिप्रेजेंटेटिव अब हक रखता है, एंटाइटल्ड है कि ये वो तमाम पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कि जिसकी ये नुमाइंदगी कर रहा है, जिसने इसे अपॉइंट किया है। जी जरा बता दें, ये पॉइंट समझ आ गया? ये सारा पैराग्राफ समझ आ गया जी बच्चों, अलॉन्ग विद एग्जांपल? कम ऑन। अच्छा जी, गुड, ठीक हो गया। जी जी, बहुत शुक्रिया, ठीक है। अब इसके ऊपर जरा हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करते हैं, ताकि जो नॉलेज हमने गेन किया इसकी प्रैक्टिस भी करें साथ साथ। तो पहला पास्ट पेपर का सवाल इस वक्त हमारे सामने है। फैंसी वर्क्स लिमिटेड is in process of finalizing the prerequisites of holding its first AGM to be held on 31st October 2019. अब दो रिक्वायरमेंट्स हैं। Advise FWL about the matters relating to proxies which must be included in the notice of AGM. और नंबर 2 है, Arbaz Limited is a member of FWL. How would AL represent itself in the AGM? तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देखिए जी, ये समझ आती हैं चीजें? पढ़ रहे हैं? जी समझ भी आ गया, वेरी गुड जी, माशाल्लाह, बड़े ज़हीन लोगों से वास्ता पड़ा है। बाकी लोग भी बताएं जी, बाकी लोग भी बताएं यार जल्दी से। ओके हो गया? यस सर, क्लियर है। चले, शाबाश, डन सर, चले, ओके, बहुत शुक्रिया। चले बाकी बहुत ओके ओके, चले ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी पास पेपर का सवाल है। ग्रीन लीफ लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, इसने एक नोटिस सेंड किया है, जो इसकी अभी कमिंग एजीएम है। किसको नोटिस सेंड किया है? टू द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रोज लिमिटेड, which is also a listed company. Red Rose Limited had recently acquired 100,000 shares in Greenleaf Limited, and you are required to advise its directors about the following in the light of Companies Act 2017. तो पहला जी कि who can represent Red Rose Limited in the AGM of Greenleaf Limited, और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि what are the essential characteristics of an instrument of proxy to be submitted to Greenleaf Limited, and what is the deadline for its submission? मेरा तो ख्याल है कि आपके ज़हन में जवाब आ गया होगा। जी शाबाश, वेरी गुड, लेकिन एक दफा फिर भी यहाँ से पढ़ लें। जी जी बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला भाई, लेकिन एक दफा फिर भी यहाँ से जरा देख लें। जिस अंदाज में आंसर प्रेजेंट किया है, इस अंदाज को देखें और ये ज़हन नशीन कर लें कि आपने अपने आंसर्स भी ऐसे ही प्रेजेंट करने। नेवर फॉरगेट दिस पैटर्न कि आपने अपने आंसर्स पेपर में इसी तरह प्रेजेंट करने हैं। जरा मुझे रिस्पॉन्ड कर दें जब आपने पढ़ लिया हो, अगरचे आपके जवाब दुरुस्त थे, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं कह रहा हूं कि यहां से जब आप पढ़ के समझ जाएं तो जरा मुझे बता दें। और बाकी लोग जी जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं, डन हो गया, चलिए पढ़ लिया, चले ठीक है, थैंक यू।
बॉडी कॉर्पोरेट एज अ क्रेडिटर। अच्छा, इस पैराग्राफ की प्रोविजन को समझाने से पहले ये थोड़ा सा स्केच मैंने बनाया हुआ है, पहले ये देख लें। अब एक कंपनी बी है, ठीक है। कंपनी बी के काफी सारे क्रेडिटर्स हैं और उन क्रेडिटर्स की एक मीटिंग होने जा रही है, ठीक है। कंपनी बी के क्रेडिटर्स की मीटिंग होने जा रही है। उन क्रेडिटर्स में एक क्रेडिटर कंपनी ए भी है। अब कंपनी ए बजाते खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लिहाजा ये जो कंपनी ए है ये किसी इंडिविजुअल को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव उस कंपनी बी के क्रेडिटर्स की मीटिंग में जाके शरीक हो सके। ठीक हो गया। और फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो नुमाइंदा है, he is entitled to exercise the same powers on behalf of the person, on behalf of the corporation which he represents। जी बताएं, समझ आ गई? जो भी थोड़ी देर पहले आपने प्रोविजन पढ़ी थी उससे मिलती जुलती है, बस फर्क यहाँ ये है कि ये क्रेडिटर के कॉन्टेक्स्ट में है। ओके जी, आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट एट मीटिंग्स। अच्छा, अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, जैसे देखिए मैंने स्केच बनाया हुआ है, कंपनी बी है और कंपनी बी में गवर्नमेंट के भी शेयर्स हैं, ठीक है। अब इतने शेयर्स हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एंटाइटल्ड है कंपनी बी की जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए, बट गवर्नमेंट क्या करे, खुद तो चल के जा नहीं सकती। गवर्नमेंट किसी एक मुजस्सम चीज का नाम तो है नहीं, तो ये फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसके पास भी किसी कंपनी के शेयर्स थे और उन शेयर्स की बुनियाद पे वो गवर्नमेंट एंटाइटल्ड थी कि वो उस कंपनी की मीटिंग में शरीक कर सके, तो वो गवर्नमेंट फिर क्या कर सकती है, किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर सकती है अपने नुमाइंदे के तौर पे, अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, ताकि वो नुमाइंदा उस कंपनी की मीटिंग अटेंड कर सके। ओके हो गया जी। अब इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है कि वो इंडिविजुअल, वो रिप्रेजेंटेटिव जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, उसके क्या राइट्स हैं, राइट्स ऑफ अपॉइंटेड इंडिविजुअल। तो इसमें लॉ हमारा ये कहता है कि वो जो इंडिविजुअल पर्सन है जिसको अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ने, shall be entitled to exercise the same rights and powers including the right to appoint proxy। अब ये आपके लिए एक बिल्कुल नया पॉइंट यहाँ पे देखे आया है जो इससे पिछले दो पॉइंट्स में नहीं पढ़ा आपने। कहता है गवर्नमेंट का जो अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव है ये राइट्स इस्तेमाल कर सकता है, पावर्स इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है जो कि एज अ मेंबर खुद गवर्नमेंट के पास वो राइट्स और पावर्स थे। अब ये एक दिलचस्प पॉइंट है और बिल्कुल मुनफरद सा ये पॉइंट है कि गवर्नमेंट का जो अपॉइंटेड बंदा था, जिस इंडिविजुअल को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था अपने नुमाइंदा के तौर पे, ये जो अपॉइंटेड बंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है, ये राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब ये बंदा अगर फर्दर किसी को चाहे तो अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। जी बताएं, इस बात की समझ आई? हाँ देखा, वहां पे ऐसा नहीं था तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ओके हो गया जी। आगे चले, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। पहले हम कोरम को डिफाइन कर लेते हैं, कोरम का मतलब क्या है। तो कहते हैं जनरल मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो कोरम से मुराद वो सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं कि जिनका जनरल मीटिंग में मौजूद होना जरूरी है।
चाहे वो पर्सनली मौजूद हो, चाहे वीडियो लिंक के थ्रू मौजूद हो, इट डज नॉट मैटर, लेकिन सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के जिसका मीटिंग में मौजूद होना जरूरी है, ताकि मीटिंग में जो बिजनेस है वो ट्रांजैक्ट किया जा सके, मतलब जो मीटिंग की कार्रवाई है उसको शुरू किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, जो एजेंडा एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म किया जा सके। तो मेंबर्स की उस कम से कम तादाद को कोरम कहते हैं। ठीक है, और अगर वो कम से कम तादाद मेंबर्स की वहां मौजूद नहीं थी, उसके बगैर अगर बिजनेस ट्रांजैक्ट किया गया है, मीटिंग की कार्रवाई की गई है, ठीक है, तो जो कुछ भी वहां पे फिर हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्ट जो वहां पे किया गया, जो भी एजेंडा में एक्टिविटीज थी, वो अगर कोरम के बगैर परफॉर्म की गई, तो ये फिर क्या होगा, वॉइड होगा। एनी बिजनेस ट्रांजैक्टेड इन अ मीटिंग विदाउट कोरम शैल बी वॉइड। अब आप देखते हैं मिनिमम कोरम कितना है। तो याद रखिएगा, मिनिमम कोरम मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज के लिए लॉ ने खुद फिक्स किया हुआ है। जैसे कि लिस्टेड कंपनी के लिए हमारा कानून कहता है कि कम से कम 10 मेंबर्स मौजूद होने चाहिए, पर्सनली मतलब खुद, या वीडियो लिंक के थ्रू। हो सकता है 5 जो हैं वो पर्सनली मौजूद हो, 5 वीडियो लिंक के थ्रू मौजूद हो, तो ये भी ठीक है। तो कम से कम 10 मेंबर्स कि जिनके पास कम से कम 25% वोटिंग पावर हो। तो ये प्लीज आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है कि ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, ये भी और ये भी। कम से कम 10 मेंबर्स के जिनके पास कम से कम 25% वोटिंग पावर हो। अब आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओन और प्रॉक्सी। इसका मतलब ये है कि कानून ने इजाजत दी है कि अगर सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि 9 मेंबर्स खुद हैं जिनके पास 24% वोटिंग पावर है, ठीक है, और एक प्रॉक्सी आया हुआ है एक मेंबर के बिहाफ पे, और चूंकि हमने पीछे पढ़ा कि प्रॉक्सी खुद भी कंपनी का मेंबर होना जरूरी है, तो इस प्रॉक्सी के जो अपने यहाँ पे वोटिंग पावर थी इस कंपनी में, फॉर एग्जांपल वो 2% थी, तो आप देखें 9 मेंबर जो वहां मौजूद थे उनकी मिला के 24% है, और एक प्रॉक्सी की 2% है, तो इस तरह 26% हो गई। तो ये देखें 10 मेंबर्स भी हो गए और ये परसेंटेज भी पूरी हो गई। ये है ओन और प्रॉक्सी का मतलब। जी जरा बताएं, ये बात समझ आ गई है? जब तक बात ये क्लियर नहीं होगी तब तक आगे नहीं जाएंगे हम। सब लोग बताएं जरा। ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और सिचुएशन देखते हैं हम। फर्ज करें कि 9 मेंबर्स हैं टोटल, प्रॉक्सीज मिला के, खुद मेंबर्स मिला के, जिनके पास 25% वोटिंग पावर है या 26% वोटिंग पावर है, तो ये कोरम नहीं है, क्योंकि यहां पे ये तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है वोटिंग पावर वाली, लेकिन ये देखें तादाद कम है। ठीक है, बता दें यार जरा। इसके वाइस वर्सा क्या होगा? 11 मेंबर बैठे हुए हैं, 11 मेंबर्स हैं या 12 हैं या 13 हैं, लेकिन उन सब के पास मिला के 24% वोटिंग पावर है। अब बताइए कोरम है? बताएं जरा। 10 के बजाय 11 मेंबर्स मौजूद हैं, तो ये भी नहीं है। वजह क्या है? यहां पे तो ओके है, बट यहां पर देखें कम हो गया है। तो इसलिए इस चीज को आपने खास तौर पे जहन में रखना है, इस तादाद को भी और इस वोटिंग पावर को भी। तो ये जो मिनिमम कोरम है ये फिक्स किया है लिस्टेड कंपनीज के लिए, लॉ ने फिक्स किया है, और अदर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के लिए जो लॉ ने मिनिमम कोरम खुद फिक्स किया है वो है जी कम से कम 2 मेंबर्स,
present personally or through video link, representing at least 25% voting power। और इन अल्फाज की वजाहत मैं ऊपर कर चुका हूं, ठीक है। और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की जनरल मीटिंग का कोरम, मिनिमम कोरम कितना होगा, तो वो लॉ ने नहीं बताया, बल्कि लॉ ने कह दिया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा होगा उस पर अमल किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद लार्जर कोरम। इसका मतलब ये है कि मिनिमम कोरम तो लॉ ने फिक्स कर दिया, अब इससे कम नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल्स में ये लिखना चाहे कि जी एक लिस्टेड कंपनी है फर्ज करें, और वो अगर अपने आर्टिकल्स में ये लिखना चाहे कि 9 मेंबर्स जिनके पास 24% या 20% या 30% वोटिंग पावर हो, वो मिनिमम कोरम होगा। तो ये चूंकि वाज़ेह तौर पे लॉ की खिलाफ वर्जी है, इसलिए ये अगर आर्टिकल्स में लिख भी ले जाएगा तो ये इनवैलिड होगा, वॉइड होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आर्टिकल्स में ये लिख लिया जाए कि कम से कम 15 मेंबर्स जिनके पास कम से कम 30% वोटिंग पावर हो, तो अगर एक लिस्टेड कंपनी अपने आर्टिकल्स में ये वाला कोरम लिखती है कि हमारा मिनिमम कोरम ये होगा, तो ये वैलिड है। कोई बताएगा मुझे कि ऐसा क्यों है? जी, क्योंकि ये प्रोविजन देखें, अ कंपनी में फिक्स कोरम लार्जर देन द अबव मेंशन्ड मिनिमम कोरम, और ये बात फिर अपने आर्टिकल्स में लिखनी होगी। यार जरा सब लोग रिस्पॉन्ड करें, ये वाला नुक्ता समझ आया आप लोगों को? कम ऑन। ओके, गुड हो गया जी, चले ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ कोरम। अब कहते हैं मीटिंग शुरू हो चुकी है, जो मीटिंग के लिए टाइम रखा गया था टाइम हो गया है, लेकिन जो रिक्वायर्ड कोरम था वो प्रेजेंट ही नहीं है, और आधा घंटा भी गुजर चुका है। इसका मतलब जो मीटिंग के लिए टाइम मुकर्रर किया गया था, उस टाइम से ऑनवर्ड्स हाफ एन आवर वेट किया जाएगा कोरम कंप्लीट होने के लिए। और अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, कोरम मुकम्मल नहीं है, तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अगर तो ये ऐसी मीटिंग थी जो रिक्वेजिशन पे बुलाई गई थी, मेंबर्स की रिक्वेजिशन पे, तो ये मीटिंग ही डिसॉल्व कर दी जाएगी। अब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि रिक्वेजिशन के बारे में अभी तक आपको याद है, अपने एक प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 दिन पहले पढ़ा था, याद है? ठीक है। तो अगर मेंबर्स की रिक्वेजिशन पे कोई मीटिंग कॉल की गई हो, तो और कोरम पूरा ना हो आधे घंटे के अंदर अंदर, तो ये फिर मीटिंग डिसॉल्व कर दी जाएगी। और अगर ये मीटिंग ऐसी थी जो डायरेक्टर्स ने खुद कॉल की हुई थी, तो इस केस में फिर आधे घंटे के अंदर अंदर अगर कोरम मुकम्मल ना हुआ, फिर ये मीटिंग एडजर्न कर दी जाएगी, मतलब पोस्टपोन, मुलतवी कर दी जाएगी टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। जैसे अगर मंडे को सुबह 10 बजे मीटिंग थी, कोरम मुकम्मल नहीं था, डायरेक्टर्स ने कॉल की हुई थी, तो नेक्स्ट मंडे 10 बजे और सेम प्लेस तक के लिए ये मीटिंग पोस्टपोन कर दी जाएगी, एडजर्न कर दी जाएगी। जी बताएं, बात समझ आ गई? ओके हो गया? चले अब इस पे पास पेपर का सवाल करते हैं, इस पे पास पेपर का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ क्लासिक पेंट्स लिमिटेड, जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, हैज कॉल्ड एन EGM on the requisition of the shareholders holding 10% of the voting power of the company. Approximately 20 minutes before the commencement of the meeting, the chairman of the board of directors informed the company secretary of his inability to attend the meeting due to the death of a close relative. अच्छा जी, इतनी तो कहानी पढ़ ली।
अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है व्हाट वुड बी द कोरम ऑफ द अबव मीटिंग, एक चीज। दूसरा, मेंशन द लेटेस्ट time by which the quorum of the meeting should be present. What would be the impact if quorum is not present within the prescribed time? और third requirement है कि who could chair the meeting in above situation. जी बच्चों, कुछ जहन में आ रहा है जवाब? चले बताएं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ए का जवाब क्या होगा? व्हाट वुड बी द कोरम ऑफ द अबव मीटिंग। जैसे कि अभी आपने पढ़ा, ये एक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। हाँ जी, ठीक है। तो ये देखिए, ये कोरम आ गया। क्या जनाब स्पीड आप लोगों की, वेरी गुड। अच्छा, आप दूसरे का जवाब दें। कितना टाइम इंतजार किया जाएगा? जी बिल्कुल, हाफ एन आवर। ठीक हो गया, वेरी गुड। और ये चीज ठीक हो गया। अगर ये मेंबर्स की रिक्वेजिशन पे कॉल की गई थी और कोरम प्रेजेंट नहीं था तो फिर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी जी बिल्कुल, शाबाश। और थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है कि इस मीटिंग को चेयर कौन करेगा। चूंकि अभी आपने सवाल में पढ़ा था कि चेयरमैन साहब ने इन्फॉर्म कर दिया था तो वो खुद तो नहीं आ रहे। तो ये हमने कल पढ़ा था टॉपिक, ये वाला याद है? अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात हमने पढ़ी थी। वेरी गुड जी, माशाल्लाह, चीजें आपको याद है यार, इसका मतलब है कमाल हो गया। तो ये वाली रिक्वायरमेंट, ये वाली प्रोविजन हमने कल पढ़ ली हुई है, देखें। ठीक है, चलिए। इसके बाद कोरम एट एडजर्न मीटिंग। आप कहते हैं कि एक मीटिंग एडजर्न हो गई थी, तो एडजर्न मीटिंग का अब कोरम, उसके बारे में क्या प्रोविजन है? उसके बारे में रूल ये है कि एडजर्न मीटिंग में भी क्या होगा, जो टाइम मुकर्रर था उस मीटिंग के लिए, वो टाइम शुरू हो चुका है, आधा घंटा इंतजार किया जाएगा। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो जितने मेंबर्स वहां मौजूद थे, ठीक है, आइदर पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, बशर्ते कि वो 2 से कम ना हो, तो कानून ये है कि वही जो मेंबर्स वहां प्रेजेंट है मीटिंग में, उन्हीं को कोरम कंसिडर किया जाएगा, वही कोरम तस्वर किया जाएगा और मीटिंग शुरू की जाएगी। हाँ, अब इसमें देखें, लॉ ने खुद कुछ आगे लिख दिया है, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। हाँ, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ और लिखा हुआ है तो फिर उस पर अमल किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आर्टिकल्स में ये लिख दिया जाए कि जनाब नहीं, ये फिर मीटिंग होगी नहीं, या इसको भी डिसॉल्व कर देंगे, तो अब चूंकि लॉ ने खुद इख्तियार दे दिए आर्टिकल्स को, तो फिर आर्टिकल्स को फॉलो किया जाएगा। और अगर आर्टिकल्स इस पूरी सिचुएशन पे बिल्कुल खामोश हैं तो फिर ये लॉ में जो लिखा हुआ है इस पे अमल किया जाएगा। ये जो बात अभी आपको पढ़ा चुका हूं, ये यहां तक, फिर इस पे अमल किया जाएगा अगर आर्टिकल्स खामोश है इस मामले के बारे में। जी बताएं जी, ये बात समझ आ गई? सब लोग बताएं, कम ऑन। ओके, ठीक हो गया। अब ये 1-2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क के तौर पे, ये 14-15, इससे पीछे तमाम क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, तो ये चंद एक क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद है कोर्ट डिक्लेयरिंग अ जनरल मीटिंग इनवैलिड। कहते हैं किसी मीटिंग, जनरल मीटिंग को इनवैलिड अगर डिक्लेयर करवाना है तो उसके लिए कोर्ट में पिटिशन फाइल करना पड़ेगी। पिटिशन का अगर वन वर्ड मीनिंग में सिंपल आपको बताऊं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप कह सकते हैं दरख्वास्त, एप्लीकेशन।
तो किसी जनरल मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर करवाने के लिए कोर्ट में अगर पिटिशन फाइल करनी है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? तो वो क्राइटेरिया बड़ा आसान सा है। वो कहते हैं जी, वो मेंबर्स के जिनके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर है कंपनी में, तो ऐसे मेंबर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं। यार जाहिर सी बात है, जब ये कोर्ट में अपनी पिटिशन लेके जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये लोग जाके वहां पे ये कहें कि जी बस हमारा दिल कर रहा है इस फलां होने वाली जनरल मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं होता ना यार। तो ये जो पिटिशनर्स हैं, जो मेंबर्स पिटिशन लेके जा रहे हैं, यकीनन इन्हें बताना होगा, साबित करना होगा कि क्यों जनरल मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए बाय द कोर्ट। तो ये क्या बताएंगे? तो उसमें एक चीज ये है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ अ जनरल मीटिंग बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय रीजन कि या तो जो इस जनरल मीटिंग का नोटिस था उसमें कोई मटेरियल डिफेक्ट था, या उसमें कोई ओमिशन हो गया था। मतलब किसी इंतहाई अहम चीज का जिक्र किया जाना जरूरी था नोटिस में, जो कि ओमिटेड थी वो चीज, वो पॉइंट। तो नोटिस ऑफ मीटिंग में या कोई मटेरियल डिफेक्ट था या नोटिस में कोई ओमिशन था। तो एक तो ये रीजन हो सकती है, और दूसरी रीजन ये हो सकती है कि मीटिंग की कार्रवाई में कोई इरेगुलरिटी हुई थी। इरेगुलरिटी से मुराद है कि रूल्स रेगुलेशंस की वायलेशन में ये प्रोसीडिंग्स हुई है, या मीटिंग की प्रोसीडिंग के दौरान रूल्स या रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए गए, तो इसको हम कहते हैं इरेगुलरिटी। तो इन दोनों में से किसी भी रीजन की बुनियाद पे कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है। और फिर मिसाल के तौर पे इन दोनों में से कोई भी रीजन थी, तो ये भी बताना होगा कि जी इस वजह से जो मेंबर्स लोग थे जो मीटिंग में मौजूद थे, वो अपने राइट्स इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सके दौरान मीटिंग। तो अगर कोर्ट आपकी रीजन से सेटिस्फाई हो गई तो कोर्ट इस जनरल मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन टाइम लिमिट जो है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। कहते हैं ये जो पिटिशन है ये 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना होगी कोर्ट में। 30 डेज ऑफ द इम्पंज्ड मीटिंग, मतलब वो मीटिंग जो डिस्प्यूटेड है, ठीक है, उस मीटिंग की डेट से ऑनवर्ड्स 30 डेज के अंदर अंदर कोर्ट में ये पिटिशन फाइल करना होगा। और अदालत जो है इस मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को मुकम्मल तौर पे, इस पूरी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को या इस मीटिंग के किसी पार्ट, प्रोसीडिंग के किसी पार्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। और अदालत डायरेक्शन दे सकती है कि जी फ्रेश जनरल मीटिंग होल्ड की जाए, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है अदालत ये हुक्म तभी देगी अगर अदालत को आपने मुतमईन किया हो। ये जो ऊपर दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जी बता दें, समझ आ गया जी? बाकी लोग भी बता दें। चलिए ठीक है। तो ये है जी हमारा आज का टॉपिक। अब आपके होमवर्क के लिए ये दो क्वेश्चंस मैंने पहले दिए हैं आपको, और ये कोई एक दो क्वेश्चंस मजीद हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो पहले आपने सवाल खुद पढ़ के खुद जवाब गैस करना है, और फिर अपने जवाब को आप सॉल्यूशन से कंपेयर कीजिएगा।
और इन केस ऑफ एनी क्यूरी, एनी किसी भी किस्म का कोई आपने सवाल करना हो, कोई क्यूरी हो, तो आपको पता है कि जनाब हम हाजिर हैं। बिल्कुल कोई हेजिटेट नहीं करना आपने सवाल करने में। तो एक तो सारा लेसन याद कीजिएगा, वंस अगेन इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ते हुए किसी प्रोविजन में कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो या कोई और वजाहत आप चाहते हो, या ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, ठीक है, जो क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे दिए हैं, इनमें कहीं पे कुछ क्यूरी हो तो फिर मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।